पिछली दो क्लासेस में हमने वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। हम लोग उसकी जो मूल स्वरूप है सिद्धांत का उसका डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें वेगनर ने ये कहा था कि कार्बोनिफेरस काल से पहले ये जितने आज हमें महाद्वीप वगैरह दिख रहे हैं ये सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए थे, और उस जुड़े हुए सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कहा गया, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी, जिसे हम कह सकते हैं कंप्लीट अर्थ, उसको उन्होंने जर्मन, चूंकि विद्वान थे तो जर्मन में नाम दिया था उन्होंने पैंजिया। ये बातें हमने आपसे डिस्कस की थी। एक पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था और उसके चारों तरफ वाटर बॉडी थी, यानी एक महासागर था जिसका नाम था पैंथलासा, जिसको अगर आप देखें तो उसका चित्र कुछ इस तरह से, जिसको हमने आपसे बात की थी। तो वेगनर ने यह कहा था कि ये पैंजिया है हमारा, जिसमें ये पूरे चारों तरफ जो महासागर है वो पैंथलासा, और ये स्थल भूभाग है जिसको उन्होंने पैंजिया कहा था। तो पैंजिया के दो हिस्से थे। उत्तर का हिस्सा था लॉरेशिया, जिसे अंगारा लैंड भी कहते हैं, और दक्षिण का जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड। बीच में एक भूसन्नति थी जिसको हम जियो सिंक्लाइन कहते हैं, टेथिस नाम की भूसन्नति थी। इस तरह से ब्रॉड लेवल पे अगर हम देखा जाए बड़े स्तर पे, तो हमारा जो ये पैंजिया था वो उत्तर का अंगारा लैंड या लॉरेशिया और दक्षिण का गोंडवाना लैंड, और यहीं से देखें आप इन्हीं दोनों स्थल भूखंडों से ही अलग अलग फिर जो वो महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और यहाँ बीच में टेथिस सागर की ओपनिंग होती शुरू हो गई। ये बातें हमने की थी। तो ये कहा था कि यही पैंजिया विखंडित होकर विभिन्न महाद्वीपों के रूप में अस्तित्व में आया, ऐसा वेगनर ने कहा था। तो ये इनकी बेसिक प्रीमाइस थी। इसी चीज़ को आगे उन्होंने फिर बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। इसके बाद हमने ये भी बात की थी कि इसके विखंडन के लिए दो तरह के बल उत्तरदायी है। एक बल तो वो है जो ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स होता है, और फोर्स ऑफ बुयेंसी, यानी जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटी का फोर्स, और प्रवणशीलता का बल है। ये एक तो बल है जिसकी वजह से जो भी विखंडन हुआ और विखंडन के बाद महाद्वीपों में जो गति आई, यानी इक्वेटरवर्ड भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तरफ, इस बल की तरफ की वजह से गति हुई। और दूसरा बल जो था वो ज्वारीय बल था, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, और उसकी वजह से महाद्वीपों में गति जो है वो वेस्टवर्ड यानी पश्चिम की तरफ मूवमेंट, यानी दो गतियां विखंडन के बाद महाद्वीपों में हुई। एक तो गति हुई जो है वो इक्वेटरवर्ड यानी उत्तर की तरफ, और दूसरी गति हुई पश्चिम की तरफ। दोनों के लिए अलग अलग उत्तरदायी बल थे। यहाँ तक की बातें हमने पिछली क्लास में की थी। अब एक्चुअल जो प्रोसेस है कि विखंडन जो हुआ वो कैसे हुआ, महाद्वीपों का विस्तार इधर उधर कैसे हुआ, उनका विस्थापन कैसे कैसे हुआ, किस खंड से कौन से महाद्वीप बने, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन फिर हम आज से आप डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखा हुआ ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी महाद्वीपों का विस्थापन की बात हम आज शुरू करेंगे। वेगनर इस बात पे विश्वास करते थे, जैसे जो स्वेस का कथन था कि पृथ्वी हमारी 3 परतों में बनी हुई है, सियाल, सीमा और निफे। तो उन्होंने ये कहा वेगनर ने कि जो हमारी सियाल और सीमा, यानी जो हमारा महाद्वीप है उसका ऊपरी भाग हल्के सियाल से बना हुआ है और उसके नीचे सीमा परत है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा महाद्वीपीय भाग यानी सियालिक मासेस वेयर फ्लोटिंग ऑन सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस, बिना किसी रुकाव के, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी फ्रिक्शन के जो सियालिक परत है वो सीमा परत पर क्या करती है, तैरती है। इस बात को बेसिक रूप से उन्होंने आधार मानते हुए अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया, क्योंकि सिद्धांत है विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए जरूरी है कि स्थलखंड जो है कहीं ना कहीं अपने स्थान से हटेंगे। तो हटने के पीछे उन्होंने इस फिलॉसफी को अपनाया कि सियालिक मासेस जो है वो सीमा पर तैर रहे हैं बिना किसी रुकावट के। इस चीज को आधार माना। फिर उन्होंने कहा कि डिसरप्शन यानी टूटना फूटना, रिफ्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट ब्लॉक्स बिगेन इन कार्बोनिफेरस पीरियड। इन्होंने कहा कि इन स्थलखंड जो पैंजिया था उसमें टूट फूट यानी दरारें, उसका रिफ्टिंग और उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट यानी ड्रिफ्टिंग, वो कार्बोनिफेरस काल से शुरू हुई। और कैसे शुरू हुई? विद द ओपनिंग ऑफ टेथिस, ठीक है। और टेथिस की ओपनिंग हुई, यानी जो हमने आपको ये बताया था कि टेथिस की ओपनिंग कैसे हुई। ये जो टेथिस सी है धीरे धीरे क्या हुआ, ये हिस्सा अलग हुआ, ये हिस्सा अलग हुआ, और ये टेथिस सागर जो है वो इस
रूप में आता चला गया। तो पहली फेज जो कहलाती है उसको कहते हैं टेथिस जियोसिंक्लाइन की ओपनिंग, यानी टेथिस भूसंगत का खुलना जिसे हम कह सकते हैं, उसके साथ शुरुआत हुई। और ये कार्बोनिफेरस काल से लेके वर्तमान यानी प्लायोसीन काल तक लिखा हुआ है, प्लायोसीन तक जो है वो ये प्रक्रिया चलती रही। और उसके बाद वर्तमान जो हमारा महाद्वीपों का स्वरूप दिख रहा है वो अस्तित्व में आया। आगे इन्होंने ये कहा कि नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, जो उत्तरी भाग था पैंजिया का जिसको अंगारा लैंड कहते थे, उससे जो है वो विखंडित हुआ। इसके साथ साथ दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है वो जो दक्षिणी भाग था पैंजिया का गोंडवाना लैंड, उससे टूटकर अलग हुए। यानी दो बड़े बड़े ब्लॉक, उत्तर का अंगारा लैंड, दक्षिण का गोंडवाना लैंड। तो उत्तर वाले जितने हमारे महाद्वीप हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, उनका विखंडन हुआ लॉरेशिया से यानी अंगारा लैंड से। और दक्षिण के जो हमारे महाद्वीप हैं, जिनमें हमारा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और भारत का कुछ प्रायद्वीपीय भाग और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब दक्षिणी महाद्वीप हैं, ये गोंडवाना लैंड से विखंडित होकर और उसके बाद वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आए। कैसे हुआ ये देखें आप। ये था हमारा एक्चुअल में पैंजिया जो कार्बोनिफेरस काल का था। यहाँ आप देख रहे हैं पूरा पैंजिया है जिसमें ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। धीरे धीरे ये टेथिस सी, ये ओपनिंग होती है टेथिस सी की और यहीं से विखंडन शुरू हो जाता। आगे के फीचर में आप देखें, ये बात है 225 मिलियन ईयर से वो 225 मिलियन वर्ष पुराने। और उसके बाद फिर 200 मिलियन वर्ष पूर्व क्या ट्राइसिक पीरियड में क्या होता है, ये हमारी टेथिस पूरी तरह से ओपन हो जाती है और हमारा पैंजिया दो बिल्कुल अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है, लॉरेशिया या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर हम क्या देखते हैं, जुरासिक पीरियड में ये लॉरेशिया भी यानी अंगारा लैंड भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इधर का हिस्सा, एक हिस्सा पूरा उत्तरी अमेरिका और ये यूरेशिया का हिस्सा पूरा अलग हो जाता है। नीचे ये अफ्रीका का, दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ये सारा हिस्सा जुरासिक काल में आपसे 135 मिलियन वर्ष पूर्व ये चीजें दिख रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, 65 मिलियन ईयर से तक, यानी 65 से लेके 135 जो साल हैं, इसके बीच में धीरे धीरे और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है और विखंडन होता है। विखंडन के बाद आप देखेंगे क्लियर कट बाकायदा दक्षिणी अमेरिका इस अफ्रीका से अलग हो जाता है, अंटार्कटिका पूरा अलग हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया काफी दूर चला जाता है और यहाँ यूरोप और एशिया में भी पूरी है जो थोड़ी सी कम गैप था वो गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ये पूरा जो अंध महासागर है इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है इस क्रेटेशियस काल में। और फाइनली वर्तमान में जो परिदृश्य है वो आज का जो हमारा सारा महाद्वीपों का सिस्टम है वो वर्तमान में आज का प्रेजेंट डे जो हमारा कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर है, जो स्वरूप है, यहाँ से देखें आप धीरे धीरे ये पश्चिम की तरफ ये पूरा इससे मूव करते चले गए, ये इससे उत्तर की इक्वेटर रिवर की तरफ मूव करते चले गए। तो क्या हुआ कि यहाँ आप देख रहे हैं टेथिस सी की ओपनिंग ज़्यादा है, यहाँ टेथिस सी फिर कम होता चला जाता है क्योंकि ये हिस्सा उत्तर की तरफ मूव करता चला जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि जब वर्तमान ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये एशिया और ये यूरोप दोनों मिला के हम इसको यूरेशिया कहते हैं। ये जो बड़ा भूभाग था ये पूरा यूरेशिया का था, इसी में से दो हिस्सा है, इधर वाला यूरोप और इधर वाला एशिया। तो ये पूरा यूरेशिया है, ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया और ये दक्षिणी पोल पर जो है दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका। इस तरह से 225 यानी 250 मिलियन के आसपास से जो कार्बोनिफेरस काल था शुरू हुआ और उसके बाद ये 65 मिलियन वर्ष तक ये लगभग विखंडित हो गया और वर्तमान में इसका स्वरूप अस्तित्व में आया। ये पैंजिया के विखंडन की और विस्थापन की 5 अवस्थाएं हैं और फाइनल अवस्था में जो आज हमें महाद्वीपों का स्वरूप दिख रहा है वो ये वाला स्वरूप है जिसको हम कहते हैं वर्तमान पृथ्वी। अब क्या होता है, इन्होंने कहा इस तरह से विखंडन होता गया तो क्या कहा कि जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे, किसकी वजह से, ज्वारीय बल के कारण, तो उनके बीच में जो गैप आया उस गैप को जल ने भरा और उस जल के द्वारा भरे हुए भूभाग को कहा गया अंध महासागर। इस प्रकार से पश्चिम की तरफ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के विस्थापन के फलस्वरूप अंध महासागर का निर्माण हुआ। इसी तरह से एक वैज्ञानिक ने कि अफ्रीका और यूरेशिया वे ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ,
ठीक है। उत्तर की तरफ जो इक्वेटर वर्ड मूवमेंट था, जिसमें ग्रेविटी का बल और प्लवनशीलता का बल लगा, तो जब वो उत्तर की तरफ जा रहे थे तो पीछे का खाली हिस्सा जल से भर गया, जिसकी वजह से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। इसी तरह से आगे बढ़ते उन्होंने ये कहा कि आर्कटिक सी और नॉर्थ यानी जो उत्तरी ध्रुव के पास है, उनका निर्माण जो है वो कहा गया कि महाद्वीपों के फ्लाइट यानी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स पोल से जब ये कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स दूर हटे, विस्थापित हुए, तो उसकी वजह से जो खाली जगह हुई, उसकी वजह से आर्कटिक सी और उत्तरी सागर का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते उन्होंने क्या किया, जो सबसे बड़ी बात थी, जो वर्तमान में भी अभी एक नई चीज़ों के बारे में संकेत करती है, ये कहा कि जब पैंथलासा जो था चारों तरफ किसके, पैंजिया महाद्वीप के चारों तरफ जो महासागर था, जब ये महाद्वीप जो स्थल खंड था धीरे धीरे अलग हुए, तो जाहिर है उन्होंने उस पैंथलासा महाद्वीप को सिकुड़ना शुरू कर दिया, यानी पैंथलासा वाज रिमार्केबली रिड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे वो छोटा होता चला गया, क्योंकि उस महासागर की जगहों को किसने ले लिया, इन महाद्वीपों ने। और वर्तमान में वो पैंथलासा महासागर रिड्यूस होके, जिसको हम कहते हैं रेमेनेंट पार्ट ऑफ पैंथलासा इज पैसिफिक ओशन, वर्तमान का प्रशांत महासागर जो है उसी आदिकाल के पैंथलासा महासागर का अवशेष है, जो इस वक्त हमें अमेरिका और एशिया के बीच में देखा जा रहा है। और ये कहा जाता है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत भी ये कहता है, क्योंकि इनमें विस्तार हो रहा है, महाद्वीप खिसक रहे, तो कहा जाता है कि डे बाई डे प्रशांत महासागर जो है वो सिकुड़ता चला जा रहा है, उसकी साइज छोटी होती चली जा रही है, जो आने वाले भविष्य में हो सकता है भविष्य में वापस ये सारे महाद्वीप फिर जुड़ जाए, यानी महाद्वीपों के वापस यूनिफिकेशन को संकेत करता है। इसी तरह से ये कहा कि रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स वेर फॉर्म ड्यू टू वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। इन्होंने महासागरों के निर्माण के साथ साथ पर्वत श्रेणियों के निर्माण की भी बात की, और ये कहा कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जो कार्डिलेरास हैं, जिसको हम उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत कहते हैं, उनका भी निर्माण पश्चिम की तरफ इन महाद्वीपों के गतिशील होने की वजह से हुआ। तो इस तरह से महाद्वीपों और महासागरों की बात ये करते रहे, और इस तरह से इनका निर्माण हुआ। ये देखिए, ये रॉकीज पर्वत और ये एंडीज पर्वत। और आगे इन्होंने ये भी कहा, ये जो अल्पाइन पर्वत श्रेणियां हैं, इन अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का भी निर्माण इसी प्रक्रिया के अधीन हुआ। और ये कहा कि अल्पाइन रेंजेस ऑफ यूरेशिया वेर फॉर्म ड्यू टू द इक्वेटोरियल मूवमेंट ऑफ यूरेशिया, अफ्रीका एंड पेनिनसुलर इंडिया, यानी यूरेशिया के, अफ्रीका के और भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर की तरफ मूव करने की वजह से जो टेथिस सागर था, जो तमाम सारे अवसाद उसमें जमा थे, उन पर दोनों तरफ से जब दबाव पड़ा तो वो स्कीज होके वो बखल हो गए, यानी ऊपर आ गए, और वर्तमान का जो अल्पाइन पर्वत श्रेणियां हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन के रूप में, बलित पर्वतों के रूप में वो अस्तित्व में आए, यानी टेथिस जियोसिंक्लाइन कन्वर्ट हो गई किसमें, धीरे धीरे अल्पाइन पर्वत श्रेणियों में, और उसका विस्तार फिर पूरे एशिया से लेके यूरोप तक अगर आप देखें तो इस प्रकार से अल्पाइन पर्वत श्रेणियां यहाँ से, ये देखें भारत, यहाँ से लेके हिमालय पर्वत और हिंदुकुश, जैक्रोस, एल्बोर्ज, ये सारा अल्पाइन पर आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, ये पूरा का पूरा जो टेथिस सागर था उसकी जगह पे अल्पाइन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इस हिस्से के उत्तर की तरफ मूव करने से बचा हुआ जो यहाँ भूमध्य सागर है, इसको कहा जाता है कि उसी तत्कालीन पुराने टेथिस सागर का ही ये अवशेष पार्ट है। इस तरह से महाद्वीपों का निर्माण और महासागरों का निर्माण और पर्वतों के निर्माण के बारे में वेगनर ने अपने बहुत महत्वपूर्ण मत प्रस्तुत किए। बहुत सारी चीज़ों का निर्माण और इस पृथ्वी पर हुआ, जिसका डिस्कशन हम आपसे कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।